कुछ परिवार जो राजनीति में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं, उनके परिवार के नौजवान भी अब देश सेवा के लिए अपनी राहें बदल रहे हैं। बाराबंकी में हम एक ऐसे प्रतिष्ठित परिवार के साथ इस समय मौजूद हैं जिसे न सिर्फ बाराबंकी में बल्कि उत्तर प्रदेश में जाना जाता है। बाराबंकी की जिला पंचायत अध्यक्षा रह चुकी शीला सिंह जी यहाँ बैठी हुई हैं हमारे साथ, और सुरेंद्र सिंह वर्मा जी जो कि ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं वो भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। ये परिवार पूर्व मंत्री संग्राम सिंह वर्मा का परिवार है और इस परिवार की एक बेटी प्रिया सिंह जो यहाँ पर मौजूद हैं। प्रिया सिंह ने हाल ही में पीसीएस के रिज़ल्ट्स में सम्मानजनक स्थान हासिल किया, पीसीएस क्वालिफाई किया। उनके परिवार में ज़्यादातर लोग राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़े हैं और सक्रिय राजनीति में जुड़े हैं। विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, ब्लॉक प्रमुख भी रहे, जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे, लेकिन इसके बावजूद प्रिया सिंह ने राजनीति में न जाकर देश सेवा के लिए प्रशासनिक सेवाओं में जाने का फ़ैसला किया, ब्यूरोक्रेसी में जाने का फ़ैसला किया। प्रिया, क्या खास वजह रही, क्यों ये निर्णय आपने लिया? क्योंकि आपकी फैमिली जो है वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है। इसका मतलब ये जो सिविल सर्विसेज है वो इस सोसाइटी से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, तो मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया इसने। और इसके बाद मैंने सोचा कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊंगी, इसलिए मैंने बीटेक किया। उसके बाद मैं दिल्ली से प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी सिविल सर्विसेज की। वाजीरामन रवि कोचिंग से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी 2016 में, और ये 2018 में मेरा यूपी पीसीएस में पहला अटेम्प्ट था। और उसके बाद मैं अभी फर्दर यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ। मेरा जो फाइनल एम है वो आईएएस का है। अच्छा, आपकी शुरुआती एजुकेशन के बारे में बताएं और साथ ही ये भी बताएं दर्शकों को कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी रही तैयारी की, लगभग कितने घंटे आपने पढ़ाई की? जीएस और करंट अफेयर्स, हिस्ट्री जो कि काफ़ी बड़ा सिलेबस होता है, उसको मेंटेन करने के लिए आपने किन रणनीतियों पे काम किया? जीएस के अगर पर्पस से देखें तो मैंने जीएस जो है वो मतलब जो अभी तक जो एक स्टैटिक टॉपिक्स जो कुछ बुक्स हैं, जैसे कि हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है और पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, इन सबको रेफ़र किया था और मैंने अपने नोट्स पे ज़्यादा फोकस किया था। और मेन जो इसमें सिविल सर्विसेज में आप ज़्यादा नोट्स, ज़्यादा बुक्स रेफ़र ना करें, आप थोड़ा रखें लेकिन उसका रिवीजन करें। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रिवीजन। और तो करंट, तो सिविल सर्विसेज में करंट का तो सबसे ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि करंट से मतलब चीज़ें जुड़ी होती हैं। तो आप करंट को फर्दर रोज़ न्यूज़पेपर पढ़े। मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर फॉलो किया था और मैंने उसके अपने नोट्स बनाए थे। और एक कोई मैगज़ीन आप रेफ़र कर सकते हैं, एक फाइनल जो आती है मंथ टू मंथ भी आती है, और एक 365 जैसे है, मैं रेफ़र करती हूँ। और पीसीएस के लिए अलग से जब एग्ज़ाम्स आते हैं तो वो कंपाइलेशन देते हैं, मैंने करंट के लिए वो रेफ़र किए थे। और जीएस में मेन है कि आप अपने नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि उसके लिए आपको जब फाइनल टाइम आता है तो वो रिवीजन के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, क्योंकि आप पूरी बुक एक बार में, मतलब टाइम कम होता है तो पढ़ नहीं सकते। तो उसके लिए मेन है कि आप रिवीजन के लिए अपने नोट्स बनाएं और एनसीईआरटी पे फोकस करें, जो जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इन सब के लिए एनसीईआरटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स प्री के तो मास्टर होते हैं, प्री बार बार क्वालिफाई करते हैं, बट मेंस में वो ड्रॉप कर जाते हैं या फिर इंटरव्यू में उतना अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल अपना नहीं दे पाते हैं। तो मेंस के लिए और मेंस के बाद इंटरव्यू के लिए आपका क्या सुझाव होगा उन युवाओं के लिए जो तैयारी कर रहे हैं? मेंस के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो आंसर राइटिंग है, क्योंकि प्रैक्टिस आप जब तक नहीं करेंगे तब तक आपके आंसर्स इम्प्रूव नहीं होंगे। और मेरे जिया जी हैं, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया था आंसर राइटिंग के लिए, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस रह चुका है सिविल सर्विसेज में, तो उन्होंने मुझे गाइड किया। और मैंने जो एडिटोरियल्स आते हैं द हिंदू में, और अगर आप हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी के पेपर्स पढ़ते हैं, तो उसमें उनके नोट्स बनाना ज़रूरी है। उसके बाद जब आप आंसर्स लिखते हैं तो उनको आंसर्स में इंक्लूड करना ज़रूरी है। मेंस के लिए आपका मेन फोकस आंसर राइटिंग पे होना चाहिए, और जो सोसाइटी में टॉपिक्स चल रहे हैं उनसे करंट से रिलेट करना ज़रूरी है।
और रही बात इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू के लिए आपको आपका वहाँ पे तो प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उससे पहले जो भी सोसाइटी में चल रहा है या आपके आसपास इन्वायरमेंट में चीज़ें चल रही हैं, उन सब के बारे में आपको पता ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। आप मेंस के लिए तो हाँ ये है कि आपका सिलेबस है, आप देख के आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। इंटरव्यू में आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड और आपकी नॉलेज, क्वालिटी ऑफ नॉलेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इंटरव्यू में जब आप एंटर किया, आपने रूम में, हॉल में एंटर किया, तो वहाँ पर क्या रहा, एक्सपीरियंस क्या रहा और पैनल ने किस तरह के सवाल किए? वहाँ जाने के बाद काफ़ी स्टूडेंट्स नर्वस हो जाते हैं और वो लाइफ में बड़ा चैलेंजिंग मोमेंट होता है। तो आप जब अंदर गई कमरे पे, तो पहला रिएक्शन आपका और पहला रिएक्शन पैनल का क्या रहा और किस तरह से सवाल जवाब शुरू हुए? और ज़रूर कुछ बताएं इस तरह से कि एक उसका लाइव आप एक्सप्लेनेशन दें, जिससे कि मैं चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें काफ़ी मदद मिलेगी। इंटरव्यू में नो डाउट हर किसी को प्रेशर होता है, क्योंकि वो एक फैक्चुअल है कि नॉर्मल है कि हम वहाँ जाएंगे तो वो प्रेशर होगा। लेकिन वो प्रेशर भी हमारे लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि उसको फिर हम बहुत ज़्यादा फॉर्मल अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो मेरा ऑप्शनल सोशल वर्क था यूपी पीसीएस में। तो मेरा जो क्वेश्चंस मेनली थे वो सोशल वर्क से रिलेटेड थे, क्योंकि मेरा इससे पहले कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं है। तो मेरा जो मेन फोकस उनका था वो सोशल वर्क पे था। और सिचुएशनल क्वेश्चंस होते हैं जो आपको केस स्टडी टाइप्स जो देते हैं कि आप उसमें कैसे आप एक्ट करेंगे उस सिचुएशन में। और सोशल वर्क से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे सोशल प्रॉब्लम्स में वुमेन एम्पावरमेंट का एक टॉपिक था, उस पर उन्होंने मुझे क्वेश्चंस किए थे। और यूपी के बारे में आपको स्पेसिफिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप यूपी की सिविल सर्विसेज में बैठ रहे हैं, तो आपको उसके यूपी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता होना चाहिए। और तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप नर्वस हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपको बस ये होना चाहिए कि आप, ज़रूरी नहीं आपको सारे क्वेश्चंस आए ही, लेकिन आप जो बता रहे हैं वो अच्छी तरह से बताएं और उनको अच्छे से एक्सप्लेन करें, टू द पॉइंट। उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो आप उनको आंसर्स करें। अच्छा, परिवार से माताजी हैं आपकी और जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही हैं, पिताजी ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। फैमिली की तरफ से किस तरह का सपोर्ट मिला, किस तरह से आपका मॉरल बढ़ाया गया, मनोबल बढ़ाया गया, और परिवार से जो सहयोग मिलता है वो किसी विद्यार्थी के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है? फैमिली सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फैमिली एक ऐसी चीज़ है जब आप बहुत लो फील करते हैं तो आपको वो मोटिवेट करती है। मेरी मम्मी है, उन्होंने मुझे हमेशा, मैं अगर नेगेटिव होती हूँ तो उन्होंने मुझे हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए उत्साहित किया है कि हमेशा मोटिवेटेड रहूँ। और फैमिली सपोर्ट जो है वो आप किसी भी फील्ड में जाएं, चाहे किसी भी फील्ड में जाएं, आपको हमेशा ही पूरी लाइफ के लिए ज़रूरी इम्पॉर्टेंट होगा। और वो पॉजिटिविटी बनाए रखना, आई थिंक फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो पॉजिटिविटी उसी जगह से आती है, फैमिली की तरफ से आती है। और मेरे मम्मी पापा ने हमेशा पढ़ाई में मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, कि उन्होंने मुझे किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया है। उन्होंने मुझे बोला है, मुझे डिसाइड करने दिया है कि आपको पढ़ाई में जो पसंद हो, मैं उस चीज़ को आगे परस्यू कर सकती हूँ। आपकी माताजी भी मौजूद हैं, शीला सिंह जी। मैडम, ये बताएं, बिटिया ने जब ये निर्णय लिया, चूँकि एक राजनीतिक परिवार है आप लोगों का, तो बिटिया के इस फैसले पर आप लोगों का क्या रिएक्शन था और किस तरह आपने इनको मेहनत करते हुए देखा? कितने घंटे ये पढ़ती थीं और जब कभी इन्हें लगा कि ये परेशान हो रही हैं तो किस तरह से आपने इनका मनोबल बढ़ाया? हमने इनका मनोबल बहुत अच्छी तरह से बढ़ाया। ये जैसे कभी परेशान हो जाती थी तो हमें फ़ोन करती थी, मम्मा हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, कैसे देंगे, वो देंगे, कैसे देंगे पेपर, अब 1 महीना ही बचा है, हम नहीं दे पाएंगे। तो इनको हम बहुत समझाते थे कि हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा सोचोगे अच्छा रहेगा, ये कभी ना सोचो कि हम कैसे करेंगे। माइंड में हमेशा ये लेके चलो कि हम जो करेंगे अच्छा होगा हमेशा। और अगर ये सो जाती थी तो हमको फ़ोन करती थी, मम्मा कि हम आधे घंटे के लिए सोने जा रहे हैं, हमें जगा देना। तो हम अलार्म लगा के रखते थे, हम आधे घंटे तक इनका इंतज़ार करके जगा देते थे, चाहे रात हो चाहे दिन हो। मैं मीटिंग में जाती थी तब भी इनके हम फ़ोन देखते रहते कि मेरा आधा घंटा बीत गया, मेरी बेटी को हमको जगाना है, क्योंकि मेरी बेटी मेरा सपना पूरा करेगी। हमारे इनके पापा का यही था कि मेरी बेटी मेरा नाम करेगी, मेरे बेटे कोई है नहीं, मेरी बेटी मेरा नाम करेगी, हमें बहुत अच्छा लगेगा। हालांकि आईएएस बनना लक्ष्य है इनका,
लेकिन पीसीएस में इनको सिलेक्शन मिल गया है और ये अभी लगातार अपनी पढ़ाई जारी रखेंगी आईएएस के लिए। जी। जब ये रिजल्ट आया और ये पता चला कि ये सेलेक्ट हो गई हैं तो आपको कैसा एहसास हुआ? क्योंकि आपने भी जिस तरह बताया कि आधे आधे घंटे पे आप इनको लगाती थी, तो ये पूरा परिवार लगा हुआ था इनकी तैयारी जी, करने के लिए। कैसा फील हुआ उस समय आपको जब रिजल्ट के बारे में पता चला? बहुत अच्छा फील हुआ। हमें ये लगा कि हमारी मेहनत, परिवार की मेहनत रंग लाई हमारे बच्चे के साथ। मेरे परिवार का नाम रोशन किया। मेरा परिवार बहुत अच्छा है। मेरे परिवार में कोई भी मतलब बच्चा ऐसा नहीं है कि कोई सिविल सर्विस में, किसी सर्विस में हो। ये एक बेटी हुई है तो सारे परिवार के लोग बहुत खुश है। पापा भी खुश हैं, हम सब बेटियां भी खुश हैं और हमारे दामाद की बहुत सहयोग रहा। उन्होंने भी इनकी ये तैयारी करने के लिए फोर्स किया। हमने भी कहा आप यूपीएससी की कर रहे हैं लेकिन ये वाली भी करो, 1-2 महीना पढ़ के देखो, आपको हो सकता हो जाए। हमने बहुत फोर्स किया, इनके जीजा जी ने भी बहुत फोर्स किया, तो इन्होंने तैयारी किस में हो गया और आगे इनका उद्देश्य आईएएस बनने का है, वो पूरा होगा, मेरा पूरा विश्वास है। निश्चित तौर पे बहुत खुशी की बात है ये। और प्रिया के पिताजी भी यहाँ मौजूद हैं, सुरेंद्र सिंह वर्मा जी, और एक बड़ी शख्सियत हैं, मशहूर हैं काफ़ी उत्तर प्रदेश में। सुरेंद्र सिंह जी, घर में राजनीति का ही वातावरण आपके रहा शुरू से, और सियासत की राहों को छोड़ के प्रशासनिक सेवा की राहों पे चलने का फ़ैसला किया बेटी ने, तो ये फ़ैसला कितना महत्वपूर्ण था? और उसके बाद जब सफलता की जानकारी आप लोगों को मिली, रिज़ल्ट की जानकारी मिली, तो कितनी खुशी हुई? आप ज़रा अपने शब्दों में बताएं ताकि और भी माता पिता जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं और वो भी अपने बच्चों का मनोबल बढ़ाएं, और निश्चित तौर पे एक बड़ी खुशी होती है ये। दीपक जी, सबसे पहले तो हम उन बच्चों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने अपने माता पिता का नाम रोशन किया। इस बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट से लगभग 8 बच्चे आए हैं पीसीएस में, और जहां तक इनकी तैयारी का सवाल है, ये हमारी बेटी पढ़ने में तो तीनों बेटियां अच्छी थी, तीनों बीटेक हैं, लेकिन ये बेटी हमारी सबसे छोटी वाली पढ़ने में हमेशा ही तेज रही। शुरुआत से इनको हमने यहाँ आनंद भवन में थी, आनंद भवन के बाद इनका रुख हमने देखा तो इनको वहाँ रामस्वरूप मेमोरियल में इनको हमने पढ़ने के लिए भेजा। शुरुआत में हमने सोचा कि इनकी पढ़ाई और ज़्यादा बेटर हो, इसलिए इनको हमने वहाँ हॉस्टल में, हाई स्कूल तक हॉस्टल में रखा। उसके बाद इंटर में ये घर से जाती आती रही और स्कूल में अपने टॉप किया इन्होंने। टॉप करने के बाद वही क्या कहते हैं, रामस्वरूप जो यूनिवर्सिटी है, जो कॉलेज है, सॉरी यूनिवर्सिटी कॉलेज है, उसमें इनको कॉलेज वालों ने खुद ही ले लिया कि इस बच्चे को हम स्वयं पढ़ाएंगे। हमारा हमेशा ये रहा कि घर से हमारे कोई ना कोई बच्चा इस लाइन में आवे, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र के परिवार के लोग जो हैं कि बच्चे हमेशा कभी भी, शायद जहाँ तक हमारा मानना है, इस परीक्षा को पास कर पाते हैं। तो हमारी बेटी का जब रिजल्ट आया तो हम और मंत्री जी कोल्ड स्टोर पे बैठे हुए थे। जब यहाँ से हफ्ते घर फोन गया तो अपार खुशी हुई। मंत्री जी बहुत खुश हुए, उन्होंने पूरे कोल्ड स्टोर को मिठाई खिलाया। और हम संदेश देना चाहते हैं आजकल के अपने बच्चों को कि जिस तरह से हमारी बेटी ने पीसीएस में की परीक्षा को पास किया, और हमारे जो नौनिहाल बच्चे हैं इस देश के, प्रदेश के, जिले के, एक हमारी बेटी से ही प्रेरणा लें और आगे बढ़ने का काम करें, ऐसा हम संदेश देना चाहते हैं। कई बार ये कहा जाता है कि बेटे नाम रोशन करते हैं और बेटे घर का चिराग होते हैं, लेकिन आज आपके घर की रोशनी आपकी बिटिया से है, और 3 बेटियां हैं आपकी और बेटा नहीं है आपके परिवार में, जैसा कि आपने बताया। लेकिन बेटियों के व्यक्तित्व से, बेटियों के परिश्रम से आज जो गौरव, जो सम्मान आपको मिला है, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। और जिस तरह से इस बिटिया ने आईएएस बनने को अपने जीवन का लक्ष्य रखा है और पीसीएस में सफलता हासिल की है, उन माता पिता के लिए क्या कहेंगे जो सिर्फ बेटों की कामना करते हैं, जिनके यहाँ अगर बेटियाँ आती हैं तो वो उस तरह से खुश नहीं होते हैं? ये जो भ्रम एक फैला हुआ है, और जिस भ्रम को आज बेटियां तोड़ भी रही हैं अपनी सफलता से,
उस भ्रम से समाज को जल्दी छुटकारा मिले, इसके लिए क्या सुझाव है आपका? हमारा सुझाव जो ये है उन माँ बाप के लिए कि हमारे देश में बेटियों को पहले जब बेटी पैदा होती थी तो उसका लालन पालन बेटों की अपेक्षा बेटियों का कम किया जाता था, लेकिन आज शायद ऐसा नहीं है। आज बेटियां, जहां तक हमारा मानना है कि बेटियां बेटों से ज़्यादा देश का नाम रोशन कर रही है। इसके लिए आपने देखा होगा हमारी कैप्टन, जिनका नाम हमें शायद याद नहीं आ रहा है, चांद पे भी जा चुकी हैं, हिमालय की चोटी को भी फतेह कर चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि बेटियां, जो लोग सोचते हैं कि बेटियां बेटों की अपेक्षा कम पढ़ती लिखती है, आज आप देख रहे हैं कि लगभग 40% से ज़्यादा इस सिविल सेवा की जो परीक्षा हुई है उसमें 40% से ज़्यादा बेटियों ने परीक्षा को पास करने का काम किया है। और जहाँ तक हमारा मानना है कि आज का जो युग है, पाश्चात्य या पश्चिमी सभ्यता जो चल रही है उसमें बेटे कहीं ना कहीं बहक जाते हैं। पढ़ाई करने के बाद सर्विस भी चले गए, माँ बाप को घर में छोड़ दिया, माँ बाप अपने सहारे जी रहे हैं या कहीं अनाथाश्रम में रह रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। जिन माँ बाप ने आपकी सेवा, आपको पढ़ाई के उद्देश्य को पूरा किया, उन माँ बाप को छोड़कर आप बाहर चले जा रहे हैं। बाहर जाएं, अच्छी बात है, लेकिन साथ में अपने माँ बाप को भी साथ लेकर हमको ये कहना चाहते हैं कि आज के युग के जो हमारे नौजवान साथी है जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं या गए हैं, उनको हमारा ये कहना है कि जिस तरह माँ बाप ने आपकी सेवा की, आपको पढ़ाया लिखाया, उसी तरह आप भी अपने माँ बाप की सेवा करें और अपने साथ रखें, ये हम कहना चाहते हैं। और बेटियां तो हमेशा, चाहे मैके में हो चाहे कहीं भी हो, लेकिन जब सुनती है कि हमारे माँ बाप की तबीयत खराब है या कहीं कोई परेशानी आ गई है, तो हम समझते हैं कि बेटियां आज के युग में सबसे पहले दौड़कर अपने माँ बाप के पास आती हैं। ऐसा हमें जो महसूस होता है वो है। निश्चित तौर पर बेटा और बेटी में कोई भी फ़र्क नहीं है और भारतीय संस्कृति में बेटियों को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है, लेकिन कुछ लोग गलतफहमियों में पड़कर कहीं ना कहीं बेटियों की काबिलियत को कम देखते हैं और बेटों पर ज़्यादा उनका ध्यान रहता है। लेकिन अब जैसा कि आपने बताया कि समाज भी बदल रहा है और लोग बेटियों के महत्व को समझ रहे हैं। एक अंतिम सवाल हम प्रिया से करेंगे। प्रिया, आपने बताया कि ऑल इंडिया सर्विसेज में, भारतीय प्रशासनिक सेवा में आप जाना चाहती हैं और IAS बनकर आप अपने कैरियर को एक दिशा देना चाहती हैं। प्रशासनिक सेवाओं में जाने का सबसे बड़ा जो महत्व है वो क्या है? सिर्फ अपना स्टेटस बनाना, अपनी लाइफ को सिक्योर करना, पैसे कमाना, या फिर कुछ और है? और एक साधारण नौजवान, खासतौर पर बेटियां और आप, जब आपने ये फ़ैसला लिया कि आपको IAS बनना है, हालांकि अभी आपने PCS क्वालिफाई किया है लेकिन IAS के लिए आपकी तैयारी जारी रहेगी, तो सबसे प्रमुख कारण क्या रहा इस क्षेत्र में जाने का और किस तरह से आप अपना जीवन इस क्षेत्र में आके सार्थक करना चाहती हैं? जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, सिविल सर्विसेज, ये मेनली पब्लिक सर्विस है। इसमें हम पब्लिक के लिए पब्लिक को सर्व करते हैं और इसका जो मेरा मोटिव है कि वो हमारा सोसाइटी से जो जुड़ाव होता है, इसके थ्रू हम किसी भी फील्ड में, ये एक ऐसी सर्विस, ऐसी फील्ड है कि आप इतनी मतलब डाइवर्सिटी इसमें पाएंगे कि आप किसी भी फील्ड में आप अपना जो योगदान है वो दे सकते हैं, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट हो या एजुकेशन हो या फिर आप पॉवर्टी पे फोकस करना चाहें। तो इसके थ्रू आप, जैसे सोसाइटी ने आपको दिया है, आपकी फैमिली ने आपको कुछ दिया है, तो ये एक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक ज़रिया है जिसके थ्रू हम सोसाइटी को गिव बैक कर सकते हैं। और ये सिविल सर्विसेज आई थिंक कि एक बहुत ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म है और जिसमें मैं अपनी जो भी पोटेंशियल और कैपेसिटीज़ हैं उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करूँगी और सोसाइटी को कुछ गिव बैक कर सकती हूँ।
प्रिया, ये देखने में आता है कि जो ऑफिसर्स जब सर्विस में आते हैं तो शुरुआत के 4-5 साल वो बड़े ईमानदार रहते हैं, सेंसिटिव रहते हैं, संवेदनशील रहते हैं। उसके बाद आज आप मीडिया में देख रही हैं, अखबारों में देख रही हैं, तमाम ऐसी खबरें भरी पड़ी हैं कि किसी अधिकारी ने पब्लिक से बदतमीज़ी की, किसी अधिकारी ने फरियादी को डांट के भगा दिया, एप्लीकेंट कोई आया था अपना दुख दर्द लेके उसे भगा दिया गया। करप्शन के चार्जेस हैं, अफसरों को वेतन, सुविधाएं, गाड़ी बंगला सब दे रही है सरकार, फिर भी वो अपनी डिज़ायर्स में ऐसा उलझते जा रहे हैं कि करप्शन के जाल में फंस रहे हैं, सस्पेंड हो रहे हैं, जेल जा रहे हैं। और अगर नहीं भी जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी छवि खराब हो रही है समाज में। तो पब्लिक जो है, जो टैक्स पेयर है, चाहे वो गरीब आदमी हो, कोई भी हो, किसान भी कहीं ना कहीं टैक्स दे रहा है और उनके मेहनत के पैसों से ही देश की व्यवस्था चलती है, ऑफिसर्स को सुविधाएं मिलती हैं, सैलरी मिलती हैं। उस आम जनता को, जो नए लोक सेवक हैं, आप भी अब लोक सेवक बन गई हैं, जो नए लोक सेवक हैं उनके लिए आप क्या कहेंगी कि आम जनता के हितों को कैसे प्राथमिकता पे रखेंगे, किसी गरीब को कभी निराश नहीं करेंगे अपनी सेवा में, अपनी सर्विस में रहते हुए? ये जो संकल्प हम लेते हैं और फिर उन संकल्पों को भूल जाते हैं, उन पर आप क्या कहेंगी? ये सब आप जो बोल रहे हैं वो सच में ऐसा है, लेकिन हम अगर इसका पॉजिटिव साइड देखें तो बहुत सारे ऐसे सिविल सर्वेंट्स हैं या कोई जो हमारे सीनियर, हमारे जो पास आउट वो हैं सिविल सर्वेंट्स, उसमें से बहुत सारे हैं जिन्होंने बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी करी हैं। तो हम उसको भी अगर पॉइंट ऑफ व्यू में रखें तो उन सब चीज़ों से जो अभी आने वाले सिविल सर्वेंट्स हैं या मैं हूँ, उनसे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो सकती हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि जब हम किसी भी एरिया में जाते हैं तो वो विल चाहिए होती है हमें काम करने की। किसी भी इशू पे सेंसिटिविटी बहुत ज़रूरी है और अगर हम अपनी तरफ से चाहें तो वो विल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अच्छा काम करना है और पॉजिटिव वे में चीज़ों को यूटिलाइज़ करना है। और जहाँ तक ये करप्शन और इन सब चीज़ों की बात है तो आई थिंक कि वो एक तरीके से सोसाइटी का एक पार्ट बन चुका है और हमें उसको चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हम जो और भी ऐसे सिविल सर्वेंट्स हैं जो हमारे सीनियर्स मैम और सर हैं, उनसे हम मोटिवेट हो सकते हैं जिससे कि हम जो ये सिविल सर्विसेज और ब्यूरोक्रेसी है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है। तो हमारी ओर से बहुत शुभकामनाएं हैं प्रिया को और उनके पूरे परिवार को। और जो भी हमारे लोक सेवक हैं, चाहे वो व्यवस्था में पहले से हैं या फिर जो लोक सेवक चयनित हो रहे हैं, हाल में परीक्षाओं में चयनित हो रहे हैं, नए लोक सेवक बनने जा रहे हैं, उनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। देश को एक नई दिशा देने की जिम्मेदारी है, आम जनता को समस्याओं से मुक्त करने की जिम्मेदारी है और लोगों में एक भरोसा जगाने की भी जिम्मेदारी है कि देश में बहुत कुछ बेहतर हो रहा है, बहुत लोग अच्छा कर रहे हैं। निराशा नहीं है, देश में आशा है, उम्मीदें हैं और उन उम्मीदों के साथ भारत एक विकसित देश बनेगा। और एक बात और यहाँ पर जोड़ना ज़रूरी है कि बेटियों को हमारी संस्कृति में देवी कहा गया है, बेटियों को हमारी संस्कृति में, महिलाओं को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। तो जहाँ भी बेटियाँ और महिलाएं आगे बढ़ना चाहती हैं, उनका मनोबल बढ़ाएं, उनकी हिम्मत को बढ़ाएं और निश्चित तौर पर महिलाओं की, बेटियों की हिम्मत के सहारे भारत बदलेगा, दुनिया बदलेगी। धन्यवाद। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।